हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल इंजरी, सेल डेथ, रीजनरेशन एंड हीलिंग के बारे में। ठीक है, ये पैथोलॉजी का चैप्टर है जो कि थर्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे कि सेल इंजरी कैसे होती है, सेल डेथ क्या होती है और रीजनरेशन एंड हीलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है सेल इंजरी और सेल डेथ से रिलेटेड, जो कि हम लोग पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेल पे स्ट्रेस होता है, इंजरी होता है या फिर स्टिमुलस कॉज करता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। वहाँ पे सेल का साइज छोटा हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपी, सेल का साइज बड़ा हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉपी, सेल का नंबर इंक्रीज कर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। मेटाप्लेसिया होता है कि एक सेल टाइप जो है वो दूसरे सेल टाइप को रिप्लेस कर देता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। डिस्प्लेसिया होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया, जो कि हम लोग पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर वो स्ट्रेस जो है, स्टिमुलस जो है, वो एक लेवल पॉइंट जो मतलब एक सेल को भी सेल भी एक लिमिट पॉइंट तक झेल सकता है किसी भी स्ट्रेस या फिर किसी भी इंजरी को। अगर उस पॉइंट से भी आगे का स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, तो सेल में कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेज आएंगे। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल चेंजेज आएंगे कि उसमें सेल डेथ भी कर सकता है या फिर परमानेंट चेंज हो सकती है सेल्स में, और सेल्स में परमानेंट चेंज होगी तो ऑर्गन में परमानेंट चेंज हो जाएगी। जबकि वहीं रिवर्सिबल में क्या होगा कि सेल में जब तक स्ट्रेस रहेगा, स्टिमुलस रहेगा, तब तक उसमें चेंजेस दिखलाई पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेस और स्टिमुलस को हटाएंगे तो सेल अपना पहले वाला जो पोजीशन है, पहले वाला जो शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसको रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि सेल इंजरी, सेल डेथ क्या होती है। ठीक है, सेल्स कैन अल्टर दियर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टू द स्टेज एट लिमिट लेवल, मतलब एक लिमिट लेवल तक, एक लिमिट पॉइंट तक सेल जो है अपना स्ट्रक्चर फंक्शन को चेंज करता है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, जो कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, इफ़ स्ट्रेस लेवल ए क्रॉस द लिमिट, अगर स्ट्रेस लेवल जो है अभी भी ये क्रॉस कर रहा है अपनी लिमिट को, तो वहाँ पर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं सेल्स में। ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस देखते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेज क्या होती है कि पैथोलॉजिकल चेंजेज ऑकर व्हेन इंजीरियस स्टिमुलस इज माइल्ड, इसमें थोड़ा कम रहता है, मतलब इंजीरियस स्टिमुलस जो रहती है वो माइल्ड लेवल तक रहती है, और जिसमें रिवर्स वंस द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस को हम विड्रॉ करते हैं, जो भी स्टिमुलस है उसको हम विड्रॉ करते हैं, तो इसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है सेल का, वो रिगेन हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस व्हेन इंजीरियस स्टिमुलस इज सीवियर, बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिट पॉइंट से भी ज़्यादा स्टिमुलस है, कॉज परमानेंट चेंजेज, उसे परमानेंट चेंज कर देगा सेल में, या फिर सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, एप्टॉप्सिस, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्रोसिस और इसके बारे में। अभी हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल इंजरी के कॉज क्या क्या हैं, किस कारण सेल इंजरी होती है। ठीक है, तो पहला है इस्चेमिया और हाइपोक्सिया। इस्चेमिया और हाइपोक्सिया का मतलब समझ रहे हैं। इस्चेमिया में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, सेल तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच पाता। हाइपोक्सिया क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है, अगर सेल तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाए, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाए सेल तक, तो क्या होगा कि सेल में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी, वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ होगी। ठीक है, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन होने की वजह से, लेस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, एनीमिया हो जाना, ठीक है, आरबीसी हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना, कार्डियो रेस्पिरेटरी इनफंक्शन, मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन में कुछ कमी आ जाना, उसका मतलब हार्ट और लंग्स की फंक्शन में डिक्रीज हो जाना, उसकी वजह से हो सकती है। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तो भी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने लगती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कॉज है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या होगी कि कहीं भी हमें ट्रमा, चोट लग जाए, डेथ, ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रमा हो जाए, मतलब किसी मैकेनिकल इंजरी, जैसे मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री वगैरह में चोट लग जाए। ठीक है, थर्मल ट्रामा, हीट वगैरह से इंजरी हो जाए, रेडिएशन से हो जाए इंजरी, एक्सेसिव हीट और कोल्ड से इंजरी हो जाए, तो भी सेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि केमिकल एजेंट जिसमें ड्रग्स और टॉक्सिन जो है, ये भी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अगर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड हो सेल को तो भी इंजरी हो सकती है। जैसे हमारे HCl में, HCl अगर
स्टोमक में ज़्यादा रिलीज होने लगे तो वो क्या करेगा, हमारे म्यूकस लेयर को डिटोरिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी सेल की इंजरी हो रही है, सेल का डेथ हो रहा है। ठीक है, अल्कली मतलब हो जाए, अगर पीएच काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स ये भी इरिटेशन कॉज करता है हमारे लंग्स वगैरह में, हमारे ट्रैकिया में, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होने लगती है, सेल की डेथ होने लगती है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ये भी हमारे सेल्स को डैमेज करता है। माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, ये जानते ही हैं। इम्यूनोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल में क्या होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में सुना होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स को डिजेनरेट करने लगती है, उसी को किल करने लगती है, हमारी बॉडी के सेल्स को। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कब होती है, जब एलर्जी लाइक होती है। एलर्जी, जब हमारे बॉडी में एलर्जी होती है तो एलर्जी होती है तो हमारा ही बॉडी का सेल्स होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ही सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, अगर डाइट हमारी प्रॉपर न रहे, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन हमारे बॉडी में प्रॉपर न रहें तो वो भी हमारे सेल की डेथ का कारण बनते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स, अगर किसी भी तरह का जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो भी सेल डेथ होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, ओवरवर्क, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मेन कॉज है सेल डेथ का। ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखा जाए तो डिप्रेशन मेन कॉज है सेल डेथ का। ठीक है, अब हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे, नहीं उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, हमारे बॉडी में कैसे सेल इंजरी होती है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिवर्सिबल के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इरिवर्सिबल कॉज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला पैथोजेनेसिस, तो अभी हमने बताया कि हमारा सेल जो है एक लिमिट पॉइंट तक किसी भी स्ट्रेस और स्टिमुलाई को झेल सकता है। ठीक है, बाई चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज करता है वो मैंने पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब अगर उस लिमिट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है स्ट्रेस और स्टिमुलाई तो क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, व्हेन ए सेल फेस एनी स्ट्रेस एंड स्टिमुलाई, अगर किसी स्ट्रेस और स्टिमुलाई को फेस करता है सेल, देन प्राइमरली पहले क्या होगा, सेल मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सबसे पहले क्या करेगा, सेल अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को मॉडिफाई करेगा, जिसमें हम लोग पढ़ते थे ट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया। ठीक है, इफ स्टिमुलस परसिस्ट बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट, अब अगर स्टिमुलस इस सर्टेन पॉइंट के भी आगे जा रहा है, सर्टेन पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, तब उसमें क्या होगा, रिवर्सिबल चेंजेज होगा। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेज क्या होगा कि जो हम लोग बताए थे, रिवर्सिबल चेंज मैंने बताई थी पीछे कि एक लिमिट पॉइंट तक चेंज होगी, अगर हम स्ट्रेस स्टिमुलस को विड्रॉ करते हैं तो वो अपना फिर से शेप और स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर उस सर्टेन पॉइंट जो रिवर्सिबल चेंजेज हो रहे हैं उसके भी एक सर्टेन पॉइंट तक उससे भी आगे जा रहा है स्टिमुलस, तो इरिवर्सिबल चेंजेज होंगे जिसमें सेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, ये रहा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी, किस किस वजह से हमारे बॉडी में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। ठीक है, इस्केमिया हाइपोक्सिया हम लोगों ने देख लिया था, कॉज रिवर्सिबल चेंजेज। ठीक है, रिवर्सिबल इंजरी कॉज करता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन हो जाए, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाए, यहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, हमारा जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाए, क्योंकि हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ही कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो पहला इसमें है कि डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एटीपी का बहुत बड़ा रोल है, सेल की फंक्शन, ऑर्गन की फंक्शन, बॉडी की फंक्शन के लिए हमारे बॉडी में एटीपी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में एटीपी जनरेशन कम हो जाए, ठीक है, एटीपी जनरेशन कम हो जाए तो बहुत सारे सेल्स जो है जो कि बहुत पूरी तरीके से एटीपी पे ही डिपेंड रहते हैं, जैसे न्यूरॉन सेल्स हो गया, मायोकार्डियल सेल्स हो गया, जिनको हर वक्त एटीपी की ज़रूरत होती है। अगर एटीपी नहीं रहेगा तो वो न्यूरॉन सेल्स का, मायोकार्डियल सेल्स का क्या होने लगेगा, डेथ होने लगेगा। ठीक है, ड्यू टू इस्कीमिया हाइपोक्सिया क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कम हो जाएंगे, एरोबिक मेटाबॉलिज्म में भी कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और एटीपी जनरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जिसकी वजह से स्पेशलाइज सेल, कुछ स्पेशल सेल हैं जैसे कि न्यूरॉन और मायोकार्डियल सेल्स, इनका क्या हो जाएगा, डैमेज होने लगेगा, जो कि पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ये एटीपी, एरोबिक एटीपी पे डिपेंड रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ही कम हो जाए तो मायोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, एरोबिक एटीपी जनरेशन नहीं होगी, जो कि एरोबिक एटीपी जरूरी होती है न्यूरॉन्स और मायोकार्डियल सेल्स के लिए, ठीक है। तो वो फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू एटीपी जनरेशन सेल इंजरी, सेल डेथ हो सकती है, सेल इंजरी हो सकता है, सेल डेथ हो सकता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है तो सेल इंजरी तक ही होगी, इसमें सेल डेथ जो होती है इरिवर्सिबल में होती है, इसमें सेल डेथ नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही वो स्ट्रेस खत्म होगा, जैसे ही फिर से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया, बॉडी फिर से एरोबिक एटीपी बनाना शुरू कर देगा और न्यूरॉन्स वगैरह अपना शेप और फंक्शन फिर से गेन कर लेंगे, इसमें सेल डेथ नहीं होगी, उसकी फंक्शन डिटोरिएट कर सकती है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड अगर कम हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ड्यू टू डिक्रीज O2, अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्विच ओवर कर लेगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में। अब क्या होगा कि हमारे बॉडी में अगर एरोबिक मेटाबॉलिज्म कम हो गया ड्यू टू ऑक्सीजन कमी से, ऑक्सीजन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एरोबिक मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में अगर कम होने लगा तो वहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजेन जो है, ग्लाइकोजेन की वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगी और एक्यूमुलेशन होगा लैक्टिक एसिड का सेल में जब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, किसी भी सेल में अगर यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड, तो वो क्या करेगा कि H+ जो है बॉडी सेल के अंदर H+ इंक्रीज करने लगेगा, H+ क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। H+ जब इंक्रीज करेगा तो हमारा pH क्या होगा, वो लोअर होने लगेगा, सेल के अंदर जो pH है वो कम होने लगेगा, यानी H+ का अमाउंट बढ़ने लगेगा। जब हमारे सेल के अंदर H+ का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो वहीं हमारे सेल में क्रोमैटिन जो रहता है वो निगेटिवली चार्ज रहता है, तो अब क्या होगा कि ये H+ का अमाउंट ज़्यादा बढ़ने लगेगा सेल के अंदर, और निगेटिवली चार्ज क्रोमैटिन रहेंगे तो क्लैंपिंग होने लगेगी, हमारी न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो होगा क्लैंप्स करने लगेगा और डैमेज होने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने लगेंगे, ठीक है। अगर हमारा और क्या हो सकता है, pH लो होने की वजह से, अगर pH हमारे सेल का लो होने लगा तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पंप जो है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो पंप है ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से सोडियम पोटेशियम जो पंप होती है ये इसमें डैमेज आने लगेगा। क्या होगा कि अगर हमारे बॉडी का यहाँ पे हमारे सेल में यहाँ पे pH जो है ऑलरेडी H+ ज़्यादा है, यहाँ पे H+ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, N+ को सेल के अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि वो स्मॉलिटी को मेंटेन करेगा हमारा सेल, तो H+ को नहीं आने देगा, N+ को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे H+ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा सोडियम, जो पहले से सोडियम है वो सोडियम का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर सोडियम है तो उसके साथ वाटर भी चाहिए, वाटर भी आता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं डिफ्यूजन वगैरह में, तो वाटर भी आने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल का स्वेलिंग हो जाएगा और सेल लाइसिस हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, राइबोजोमल डीअटैचमेंट हो जाएगा, जो राइबोजोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं, या फिर राइबोजोम का जो 2 यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट, वो यूनिट जो है, ये जो 2 इस तरह से यूनिट रहता है, इसका डीअटैचमेंट होने लगेगा। जब इसका डीअटैचमेंट होने लगेगा तो उसका फंक्शन रिड्यूस कर जाएगा राइबोजोम का, और प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज कर जाएगा सेल में, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल की फंक्शन क्या हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा रिवर्सिबल चेंजेज जो होती है सेल में, ठीक है। और ये सारे स्ट्रेस को अगर हम हटा लें, इंजरी को सारे हटा लें, स्ट्रेस को हटा लें, तो फिर से सेल अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर को रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो ये रहा रिवर्सिबल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।